हिमाचल में बहुत ज़्यादा विस्थापन हुआ है। भाखड़ा नागल गाँव के बाद से जितना हिमाचल में छोटे से राज्य में इतना ज़्यादा विस्थापन हुआ और किसी का प्रवास नहीं हुआ। झारखंड में आपके पुराने जैसे बोकारो स्टील प्लांट, टाटा स्टील प्लांट और कोयला खदानों के लिए बहुत तगड़ा विस्थापन हुआ। छत्तीसगढ़ में हम चाहते थे कि हर राज्य के प्रतिनिधि यहाँ बोले, तो अब आ नहीं पाए, लेकिन अभी भी हमारे पास काफ़ी लोग हैं, तो हम देश के भूगोल को थोड़ा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे यहाँ कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तन्मय वीर है, तो ये बंगाल के विस्थापन के कारण और विस्थापित समाज के बारे में इनका अपना अध्ययन है और ये इलाका भी बंगाली बहुल इलाका है। मैं चाहता हूँ कि तन्मय वीर जी यही पे आ जाएंगे ना, ये बुला लीजिए और काशीनाथ जी भी आ जाएंगे। ये अच्छा है कि गवर्नमेंट की बात गवर्नमेंट जो बात है तो कॉमन से अच्छा है, एक इंटरेक्शन और ये भी अच्छा है कि जो हमारा छोटा बच्चा है वो चला गया, लेकिन गलतियाँ आ रही है जो हम लोग जो शुरू से बोल रहे हैं, जो समझे कि आप लोग बड़ा वाला बच्चा है, एक गल्पा है मुझे याद आया कि पागल खाना में उसको भी भाग बंटवारा करना है बोलो, तो वो अच्छा है कि वो जो इतना बड़ा आदमी है उसको भी सोच अच्छा हुआ कि पागल की बंटवारा करना शुरू कर दिया। उस टाइम पे उस देखे अच्छा वाला गल्प है, आपको याद आएगा मानपुर का तो वाटेक सिंह तो अच्छा है। तो हम बड़ा वाला बच्चा जो है वो देखभाल के बाद जो समस्या हम लोग बच्चों की तरह ले आया देश में, दो देश में, ये तो हम अभी न्यू जनरेशन के हम समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा ये हो गया कि ऐसा है कि इतना बांग्लादेश संप्रदाय पूरा देश भर छा गया, उसको आने के बाद तो भी गया, उसको जो जरूरत नहीं था, लेकिन वो भी बात हुआ यहाँ पे आने के लिए। तो राजनीतिक जो बाध्यता है उसके लिए बहुत सारा आलोचना हुआ है। एक बांग्लादेश समस्या अलग है कि स्वाधीनता के बाद वो 10-20 वर्ष से भी आगे खत्म नहीं हुआ, वो चलता है। पाकिस्तान की बात अलग है, वो 20-30 वर्ष के अंदर वो खत्म हो गया है। वो जो लोग आया यहाँ पे उसको ठीक ठाक से एकदम डिफरेंस है जो उनके अंदर चल रहा है। अब सोचिए कि यहाँ पे जो लोग उत्तराखंड में आए, पहले आने का उसको थोड़ा कंफ्यूजन से हुआ कि जाके क्या मिलेगा, जमीन कैसे मिलेगा, वेदर कैसे मिलेगा, और जो आने के बाद वो उसको जमीन मिला, जो परिवेश मिला। अब सोचिए जिसको उड़ीसा में मिला, सोचिए जिसको अंडमान में विस्थापन मिला। तो ये जो अलग अलग परिस्थिति है, एक ही कल्चरल परिवेश है, उसको सिल ले गए अलग अलग परिवेश के, उसको सर कभी भी उसको परिचय नहीं दिया, उसको डाल दिया, उसको आने के बाद किया जो सिचुएशन, वो बोला कि उसको जाना होगा। कलकत्ता की सिचुएशन वो जो 47 से एकदम 70 साल तक, लगभग 70 साल तक, ये जो 30-40 वर्ष इसको जो सिंगोमन पॉलिटी है वर्ड यूज कर रही है, छिन्न एकदम अप्रोप्रिएट वर्ड है, तो उसको मूल से जड़ से छीन लिया, उसके जमीन से, उसको कल्चर से
उसको बातों से। अब देखिए यहाँ पे इतना सारा पोस्टर है, वो बांग्ला में बच्चा लेकर घूम देखिए, ये शिक्षा हमारा राष्ट्र है, ये जो सामाजिक जो स्लोगन को लिखा हुआ है, उसको मन पे वो बोल रहे हैं बांग्ला में, लेकिन लिख रहे हैं हिंदी में। ये प्रॉब्लम सोचिए कि इतने सारा बांग्लादेश समुदाय, लेकिन उसको 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 जो मातृभाषा है, उसको जो मुख्य बात, मुख्य निकल के नॉर्मली जो बात है, वो बोल नहीं पाते, वो लिखते हैं हिंदी। हमको भाषा में जो विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है हमको, लेकिन वो आप सोचिए कि जो लोग यहाँ पे आए उसको तो भाषा का अधिकार है, उसको जमीन का अधिकार था, जमीन का पट्टा का समस्या है। अभी वास्तु जो समिति सारा भारत में उसको टाइम में सारा यहाँ फूल देके जो सुबह में सूचना करे शोभा यात्रा पुलिंग का सारा भारत, पुलिंग को सारा भारत में जो आंदोलन था उस वास्तु को समस्या समाधान के लिए, ऐसे जमीन का समस्या अभी कहाँ नहीं, बांग्लादेश जहाँ पे बांग्लादेश यहाँ पे है, लेकिन बांग्लादेश उसको नागरिकता का समस्या, लेकिन जो लोग बांग्ला से बाहर है उसको समस्या बहुगुणान्वित, ये वहाँ पे उसको मातृभाषा की समस्या है, उसको भूमि का समस्या है, उसको अस्तित्व का समस्या है। देखिए हमारा अस्तित्व बहुत चीज के ऊपर स्थापित, भाषा है, कल्चर है, तो ये जो धीरे धीरे कम करेंगे तो बंगाली तो मुख पे हिंदी वो सीखने के लिए कोई सुजग नहीं, उसको जो जमीन का पट्टा अभी देखिए, उसको जो कम्युनिटी में आया है, कम्युनिटी से आया है, SC ST, देखिए जब ये राजनीतिक लड़ाई शुरू होता है ना, तो सबसे दिक्कत किसको होता है, जो नीचे के स्तर पे है, जो चाषी है, जो एकदम समाज के नीचे पे आदमी, उसकी समस्या ज्यादा, ऊपर में आदमी किस तरह के वो समस्या का समाधान करके साइड है, लेकिन नीचे पे जो आदमी जो अब देखिए जहाँ पे देश पे जहाँ पे समस्या का समस्या है, वो नीचे का स्तर, वो आके सबसे ज्यादा दिक्कत में, तो उसको जो कम्युनिटी में आया है, कम्युनिटी से आया है, उसको वो कम्युनिटी का स्वीकृति नहीं मिली। नाइस जो पश्चिम बंगाल का सिचुएशन है वहां पे उसको मिली, लेकिन जो अलग जगह है उसको समस्या समझने समझदार का उसको मिलने है, उसको समझदार नहीं जो वो जिन कम्युनिटी से आया है उसको SC ST का हक। ऐसे तरह जो बंगाल का शरणार्थी हम देखा, जो बिहार का शरणार्थी है, जो असम का, जो त्रिपुरा, जो अंडमान, हम हम वहाँ जाके हम देखा एकदम प्रत्यक्ष दृष्टि में, लेकिन प्रॉब्लम अलग है। देखिए उत्तराखंड का जो प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम अलग है, उसको कल्चरल प्रैक्टिस किया है, पॉलिटिकल किया है, इसको प्रतिवेशी का जो उसको आधार है, बिहार का जो है उसको अलग, जो अंडमान का है उसको अलग, लेकिन सब मिलता है। इवन जो पश्चिम बंगाल है वो भी समस्या होता है, समस्या सब मिलता है। बंगाली शरणार्थी को जो अभी उसको अंदर वो जा रहे हैं जो समस्या के, वो ये देखते हम ऐसे याद है, देखिए पीछे में पुलिस लोगों के बड़ा बड़ा तस्वीर, उसको लड़ाई पे चिंता का है उस टाइम अभी भी जो बंगाली शरणार्थी है, अभी भी जो बंगाली समाज है, उसको लड़ाई पे वही चिंता भी लेकर रहता है, अभी भी समाज पहले स्तर पर यहाँ से रखते हैं, उसके बाद सही है। ये इनकी मूल अवधारणा है, थोड़ी हिंदी में बोलने में अपने को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे,
कि विस्थापन के बाद पुनर्वास की समस्या बहुत जटिल होती है। घर दे दिया, पैसे दे दिए, जमीन दे दिए, ये कोई, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपने भूगोल में रहता है, उसके साथ उसकी विरासत होती है, उसकी संस्कृति होती है, उसकी बोली होती है, उसका मातृभाषा होती है। हमारे यहाँ उत्तराखंड में ये तराई जब आबाद नहीं हो रही थी तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने कहा कि पहाड़ के लोग आकर बस गए। तो पहाड़ में बहुत दुर्गम इलाके हैं और जीवन बहुत आसान नहीं है, लेकिन पहाड़ की आबोहवा, वहाँ का भूगोल, वहाँ की कल्चर, उसको छोड़कर मैदान में लोग नहीं आना चाहते, ये है ना। तो ये कहीं भी संभव नहीं है। आज ये समस्या सिर्फ भारत की नहीं है, ये इसलिए बड़ी समस्या है। आधी दुनिया अब शरणार्थी, ऐसा कोई नहीं कह सकता। जैसे हम लोग शरणार्थी वो भी है जो आजीविका की तलाश में जाता है ना, जैसे बस्तियों में मजदूर, बस्तियों में मजदूर जा रहे हैं, उनका भी विस्थापन है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ पहाड़ के लोग हैं, पहाड़ के लोग नौकरी के लिए बाहर गए, बाहर जाने के बाद फिर लौट नहीं पाए, कहीं तराई में बस रहे हैं, कहीं दिल्ली बस रहे हैं, तो कल्चर उनका भी खत्म हो गया, उनकी भी पहचान की संकट है। तो ये समस्या बहुस्तरीय समस्या है। तो जैसे हमारे मैं बताऊँ उत्तर पूर्व में एकदम अलग ढंग की समस्या है। झारखंड में माने आदिवासी भूगोल में समस्या ये है कि वो जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदा सबसे वंचित है। और वहाँ शहरीकरण जो हो रहा है, औद्योगिकरण जो हो रहा है, वो लोगों को, मेरी किताब में एक हमारे बाबा गौतम जी आए थे, तो वो बहुत चिंतित थे। एक दिन मुझसे बोले, बुजुर्ग है, 85 साल, जब विस्थापन हुआ उनके परिवार के सारे लोग कैंप में मर गए, या पिता पुत्र दोनों आए, उनकी शादी कराई, उनकी फैमिली हुई, तो बोले कि कुछ नहीं बचेगा, ये जो जमीन है किसी की नहीं बचेगी, चाहे पंजाबी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे आपकी ये पहाड़ी हो, चाहे भूसा हो, थारू हो, क्योंकि ये जो बाजार आ रहा है, जो औद्योगिकरण हो रहा है, और जो कॉर्पोरेट पूंजी है, बहुत गाँव का आदमी बोले तो कॉर्पोरेट पूंजी है, ये जमीन छीन लेगा। हमारे बच्चे फिर जो स्थापित लोग समझते हैं कि अब जैसे हमारे यहाँ किसी को कोई मतलब नहीं है, पुलिन बाबू के साथ के लोग हैं नहीं यहाँ, उस जमाने के बाद तीसरी चौथी पीढ़ी के लोग हैं जो यहाँ आपके एमएलए बनते हैं या नगर प्रतिनिधि बनते हैं, वो उनको भी यहाँ की समस्या मालूम नहीं, उनको मालूम नहीं है। तो 1949 में यहाँ लोग आए, 1950 में उनका पुनर्वास, 1956 में कुछ लोगों का गिरफ्त स्मृतिपाम हुआ, बहुत लोगों का 1975 में भी जाके पुनर्वासन हुआ, और 90% लोगों का पुनर्वास नहीं। ऐसा नहीं है कि 1971 के बाद, 1947 के बाद भी जो है, जैसे राना कैंप में 10,000 लोग हैं, माना कैंप में, तमाम जगह में शरणार्थी भी फंसे हुए। मेरे पिताजी इस पर काम करते थे, इस कारण मुझे मालूम है क्या दिक्कतें होती है। तो अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे जितनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनी, जैसे भाखड़ा नागल बांध बना हिमाचल में, 30,000 लोग विस्थापित हुए, उनका पुनर्वास आज तक नहीं। राउरकेला इस्पात कारखाना, टाटा का इस्पात कारखाना, बोकारो का इस्पात कारखाना, जो बुनियादी ढांचा हम कहते हैं, उसका फिर वो दामोदर घाटी प्रोजेक्ट, रिहन प्रोजेक्ट, जितनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनी, फिर एयरबेसेस बने, कलाई कुंडू एयरबेस है, तमाम जगह एयरबेस है। तो एयरबेस में लोग विस्थापित किए गए, किसानों से जमीन ले ली गई, उनको मुआवजा आज तक नहीं मिला। टीरी नाम प्रोजेक्ट हमारे पहाड़ में, हमारे यहाँ बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं। तो ये एक ऐसी समस्या है जिस पर विस्तार से संवाद होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। मेरे इस किताब में मैंने कोशिश की है, मैंने सिर्फ बंगाली पुलिन बाबू बंगाली विस्थापितों के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो किसान नेता थे, भिंडी ब्लॉक किसान विद्रोह के नेता थे, वो आदिवासियों के विस्थापन के खिलाफ भी थे। तमाम विस्थापितों की समस्या एक जैसी है, तो इस पर जैसा डिबेट होना चाहिए पूरे देश में नहीं। विस्थापन को लेकर न सरकार चिंतित है, न समाज चिंतित है, न कहीं ये विस्थापन मध्य एशिया की पूरी आबादी विस्थापित हो गई।
युद्ध और गृह युद्ध से। लैटिन अमेरिका के सारे लोग अमेरिका में घुस रहे हैं, यूरोप में घुस रहे हैं, काले लोग कहाँ से आए? सब घुस रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जो राजनीतिक व्यवस्था है वो विस्थापन को वोट बैंक की राजनीति बनाता है, वो बॉन्डेड वोट बैंक है। क्योंकि अल्पसंख्यकों में जैसे मुसलमानों को डर है कि हम अगर सत्ता दल के साथ नहीं जाएंगे, जैसे बीजेपी में को भी वोट देते हैं मुसलमान बहुत जगह पे, क्योंकि वो डर है कि अपने अस्तित्व बचाने के लिए। बंगाली शरणार्थियों का क्योंकि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एक तो सिर्फ SC ST भाषा इससे मतलब नहीं है, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी बहुत बड़ी बात है। जो राजनीतिक आपका प्रतिनिधित्व नहीं है तो आप असुरक्षित महसूस करते हो। तो क्या करता है, सत्ता के जो भी सत्ता में आता है वो अपने वादा कर रहे हैं, ये कर देंगे, इसको कर देंगे, कुछ आपका राशन पानी दे दिया, एक सड़क दे दिया, एक स्कूल दे दिया, एक कॉलेज दे दिया, लेकिन बुनियादी जो आपकी नागरिकता है, जो आपकी भाषा का अधिकार है, मातृभाषा का अधिकार है, ये सारे अधिकार नहीं देते। इसके बारे में काशीनाथ जी शिक्षा आंदोलन चला रहे हैं और भारत ज्ञान विज्ञान समिति, मैं थोड़ा ज़्यादा बोला कि इनकी बात तो थोड़ी कम्युनिकेट नहीं हो रही थी, तो मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है। संचालक को ऐसा नहीं करना चाहिए। और काशीनाथ जी भारत ज्ञान विज्ञान समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और पूरे देश में साक्षरता और शिक्षा का आंदोलन चलाते हैं। और इनके कार्यक्रम में 10-10, 20-20 हज़ार ग्रामीण लोग रहते हैं। तो खासकर आदिवासी भूगोल में इन्होंने बहुत काम किया है। इन्होंने देखा है कि आदिवासी कैसे जल जंगल जमीन से विस्थापित होते हैं। झारखंड के तो ये रहते ही हैं, ये बोलेंगे। धन्यवाद पलासना। सबसे पहले तो आप लोग को अभिनंदन करते हैं हम भारत ज्ञान विज्ञान समिति से। पलासना मेरे 40 साल पुराने दोस्त, लेकिन बीच में छूट गए थे। 1980-82 में जब हम कॉलेज टीचर के रूप में, मेरा उम्र मात्र 23 वर्ष था, कॉलेज टीचर बने। उस समय पलासना जेएनयू से पास करके एक अखबार निकलती थी, आवाज, उसमें काम करते और हम कॉलेज करते थे और साथ में राजनीतिक आंदोलन। AP रॉय हमारे सीनियर साथी थे, हम लोग जानते हैं कि देश में एकमात्र MP ऐसा हुआ था जिन्होंने पेंशन बिल का विरोध किया और आजीवन वो बिना लाइट लिए थे। MP 3 बार रहे, 3 बार MLA रहे, लेकिन उनके रूम में लाइट नहीं था। चापाकल से पानी भरते थे और उसी से खाना बनाते थे, नहाते। तो उनके साथ हम लोगों ने काम किया था और उस समय पलासना हमारे साथी थे। बाद में जब हम BGPS के बने तो मैं इनको ढूंढना शुरू किया, तो हमारे साथी आए कमलेश और उदय तिरोला जी, जो भारत ज्ञान विज्ञान समिति से है, आए हैं। हम इनसे पूछना शुरू किया कि पलासना तो उत्तराखंड के थे, कहाँ है, पता नहीं चल रहा था। तो एक महिला साथी कोई वहाँ वामपंथी आंदोलन में थे, दूर में, देहरादून में, तो बताइए कि पलासना वहाँ के हैं और हमारे बगल। बाद में जब फेसबुक आया तो फिर इनसे जुड़ाव हो गया और फिर वो धनबाद भी आए। तो सबसे पहले तो हम उनको अभिनंदन और रुपेश जी को, क्योंकि उनका जो किताब है चिन्ह, बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। पूर्णिमा वाला किताब तो अभी तक हम लिए नहीं, आवेदन से मंगाए नहीं, लेकिन वो मेरे को बहुत झकझोड़ा। रुपेश जी का जो चिन्ह किताब है पुस्तक, जब मेरे पास आया तो पलासना के साथ मेरी दोस्ती हो चुकी फिर से। तो जब मैंने पढ़ा तो हमको लगा कि B.S. काटो का जो वास्तविक चित्र है, जो बंगाली आज़ादी के लड़ाई का अगर आप इतिहास देखें और उसके बाद बंगाल और पंजाब बनना, और उसमें बंगाल के लोग ये सोच रहे थे, जो खास करके दलित समुदाय, क्योंकि उनका शोषण उच्च जाति के जो जमींदार थे कर रहे थे, तो थोड़ा कन्फ्यूज भी थे कि हम बांग्लादेश से आए नहीं। इस तरह के बहुत सारा चीज हुआ जिसके चलते उनको आने में भी देर हुआ और आए। और हम बताएं कि हमारे परिवार भी पूर्व बंगाल के थे, खुल्ला डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ दिक्कत खुल्ला डिस्ट्रिक्ट के ही लोग हैं। और मेरी मदर जसोर की थी और वो पहला मैट्रिकुलेट थी अपने जिले, तो हम उस परिवार से आते हैं। मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर। तो देश जब आजाद हुआ तो इधर भी कुछ मकान मेरा था, एक छोटा सा, तो आए, फिर किसी ढंग से स्ट्रगल करके आगे बढ़े। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो छिन्नमूल जो पुस्तक है और उससे भी हम इस बात में हैं, एक बार कोई परिवार का अगर घर टूटता है और विस्थापित होता है तो 4 पीढ़ी को उसका दर्द संभालते संभालते
बहुत दर्दनाक है। और वो दर्दनाक जो ये है वो आज भी जो बंगाल के लोग आए हैं वो झेल रहे हैं। इधर हम इन दिनों कुछ कारणों से एक जगह है मथुरा जिले में राधा की, आप देखोगे कि ये जो बंगाली आए और एक बड़ा आंदोलन चला था, धार्मिक आंदोलन चैतन्य महाप्रभु का, और वो पहला आदमी थे जो कास्टलेस सोसाइटी का बात किए थे पूरे देश में। तो वो पूरा हम जब राधाकुंड में देखते हैं तो इधर के लोग आपके यहाँ एरिया के लोग जाके बस कर इतना मेहनत करते हैं, कल्पना नहीं करेंगे होती है होते हैं। तो जो विस्थापन का दर्द है उसमें भाषा, संस्कृति, सारा चीज होता है। लेकिन यहाँ के बहुत अच्छा चीज हमको सीखने का मौका मिला, तब हम ये सबसे पहले सीखने का मौका मिला ये जो पुस्तक। और हम फिर से अनुरोध करेंगे पलाश भाई को कि कौन आया कौन नहीं आया चिंता मत कीजिए। जब आप आदर्शवादी संघर्ष करेंगे तो कुछ लोग अपना ड्राइंग रूम में ही संघर्ष करते हैं, उसको छोड़ दीजिए ना। जो आए हैं, जो काम आप कर रहे हैं वो बड़ा ऐतिहासिक है। और उसमें एक चीज मैंने सीखा यहाँ, वो सीखा कि बंगला भाषी जो यहाँ के लोग और प्लस जो दूसरे साथी लोग हैं उत्तराखंड के, रुपेश जी के नेतृत्व में, प्रेरणा में जो मां साहब का बनाया हुआ पुरीन बाबू का जो एक दर्द भरा संघर्ष था, उस संघर्ष का बीज आज भी यहाँ है। और यही कारण है कि कोई बंगला भाषा के लोग इस लघु पत्रिका का सम्मेलन नहीं कर रहे हैं, बल्कि दोनों भाषा के लोग मूल उत्तराखंडी भी कर रहे हैं और बंगाल के जो लोग बसे हैं वो भी कर रहे हैं। हम समझते हैं इस तरह का कॉम्बिनेशन हमको कहीं दिखलाई नहीं पड़ा, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ भी गए हैं, उड़ीसा भी गए हैं, कहीं भी इस तरह का हमको दिखलाई नहीं पड़ा। तो हम आपको फिर से अभिनंदन करते हैं कि आप एक नया कल्चर बना रहे हैं जिसमें बंगला, हिंदी, उत्तराखंडी और बंगाली का एक सुंदर साहित्यिक समन्वय है। यहाँ के जो हिंदी के लोग हैं वो भी बंगला बोलते हैं और बंगला वाले तो हिंदी बोलते ही, क्योंकि बंगला मातृभाषा का पढ़ाई खत्म हुआ है, उनको तो बोलना ही है, वो बोलना पड़ेगा। तो दो अच्छा ही हमको दिखलाई पड़ा। और हम चूंकि पीजीवीएस का नेतृत्व में है और पिछले 30 वर्ष में हम लगभग 350 जगह का भ्रमण किए, तो हम जहाँ जाते हैं कुछ अच्छाई चीज को लेकर के जाते हैं, उसको बताते हैं और कोशिश करते हैं बताने। अब है कि जो विस्थापन का मामला है वो आपका झारखंड में भी होता है। झारखंड बना 2000 में और एक रॉय कहते थे कि उपनिवेश का उपनिवेश है एक तरह का झारखंड, मैंने सब हर कोई इसको एक्सप्लॉइट कर। आप देखिएगा कि जब देश आजाद हुआ तो कोल का कीमत मुंबई में कम पड़ता था ले जाकर के और झारखंड के लोकल में ज्यादा पड़ता था कॉस्ट। पलाश था इसको जानते। तो बहुत सारा पॉलिटिक्स हुआ, जो रेवेन्यू झारखंड को जाना था, बिहार को जाना था, यूपी को जाना था, बंगाल को जाना था, नहीं। और जब कोलियरी जो है बनना शुरू किया, कोलियरी में आप पलाश का जानते हैं बाउरी समाज था, बंगाली समाज, बाउरी समाज। झारखंड में 40% बंगला भाषी, लेकिन बंगला पढ़ाई भी नहीं, बंगला किताब है। तो जो बाउरी समाज था, झरिया जहाँ से कोलफील्ड सबसे पहले हुआ, वहाँ का बाउरी समाज लुप्त हो गया। पूरा बाउरी समाज खत्म हो गया जिसके पास जमीन, और वो क्या करने लगा, दूसरे के घरों में थरिया बर्तन बेचना शुरू, और बाउरी महिलाओं को लोग करके लोग मजाक करते हैं। बाउरी का पूरा इतिहास है, पूरा आंदोलन। तो ये विस्थापन कोलियरी से शुरू हुआ, और जब बोकारो स्टील सिटी में बना तो बड़े पैमाने पर विस्थापित हुए आदिवासी। कल हम जब आ रहे थे ट्रेन में तो 2 आर्मी के लोग हमारे साथ चढ़े। एक आर्मी के साथी वो जगदलपुर से आ रहे थे, बहुत प्रगतिशील व्यक्ति थे। हम बोले कि आप लोग तो पूरा आदिवासी समाज को हम मार रहे हैं, आप कहते हैं कि पूरा आदिवासी समाज नक्सल है। बोलता वही तो दिक्कत है, लड़ाई तो जमीन का है, उनका जमीन को लेना है, और आदिवासी समाज आदमी जंगल जमीन पर ही है, उसके बाहर निकले कम में जीते हैं, कम में रहते हैं, लेकिन वो पूरा की पूरा वो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ उसके साथ वो अपने को लिंक नहीं कर सकते। तो नतीजा हुआ कि बड़े पैमाने पर विस्थापन, अगर आप छत्तीसगढ़ देखते हैं तो झारखंड में पहला
विस्थापन के लड़ाई को आगे बढ़ाए, जिससे झारखंड, लेकिन क्या विस्थापन, जो विस्थापित में उन लोगों को काम मिला, उनको जमीन मिला? आज भी झारखंड के 50% विस्थापित लोगों को न जमीन मिला है और न मकान मिला है और न नौकरी मिला है। तो कहाँ चले? वो अधिकतर लोग जंगलों में या विस्थापित हो गए या रिक्शा चलाते हैं। आप रांची में उतरेंगे तो आप देखेंगे अधिकतर आदिवासी दारू पी करके जो रिक्शा चला रहे हैं उन्हें भी 10 एकड़, 20 एकड़, 25 एकड़ जमीन पर। दूसरी तरफ आप संथाल पगना 2 भागों में बांटा जाता है। आप रूल विद्रोह जानते हैं, 5-7 मिनट हम बात कर लेंगे। रूल विद्रोह जो सबसे पहले हुआ था, सिंधु कानून का विद्रोह, आप कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स ने बताया कि हिंदुस्तान का सबसे पहला जन क्रांति था मूल विद्रोह। उस मूल विद्रोह में क्या हुआ कि सिंधु कानून का जिस एरिया में विद्रोह हुआ, उस एरिया में 2 तरह के आदिवासी, उस समय तक वहां संथाली नहीं आए, तो वहां पहाड़ी समुदाय, उस पहाड़ी समुदाय के बीच हम अपनी जिंदगी का 3 बरस काम। तो जब संथाल लोग आए तो पहाड़िया लोग लड़ते लड़ते सबसे पहले अंग्रेजों से पहाड़िया लोग लड़े। कहीं इतिहास में उसका नामो निशान नहीं। जबड़ा पहाड़िया का नाम था, जो तिलका मांझी थे, लेकिन लोग उसको तिलका मांझी बोले, संथाल, लेकिन वो एक्चुअल ये माना जाता है कि पहाड़ी। तो लड़ते लड़ते पहाड़िया लोग पहाड़ तक चले और संथाल लोग आए, तो संथाल का भी एक्सप्लॉइटेशन का अलग इतिहास है। तो अब जब 2 बरस वहां काम करने लगे तो हम देखे कि लड़ते लड़ते जो एक थका हुआ, माने जब देश आजाद हुआ था तो 3 लाख पहाड़िया समुदाय हुआ और आज वो घट करके 50,000 माने वो पहाड़िया समाज विलुप्त हो गया। तब जब उस पहाड़ एरिया में हम काम कर रहे थे, पहाड़ माने उत्तराखंड का पहाड़ी, छोटा छोटा पहाड़ी, उन पहाड़ियों में जब काम कर रहे थे तो हमने देखा कि 63 स्कूल बंद है और वहाँ के जो सरकारी टीचर है सूदखोरी के काम करते हैं, सूदखोर का काम करते हैं, एक भी स्कूल में पढ़ाते हैं। तब वहाँ के डिप्टी कमिश्नर से बात की, ये आपका स्कूलों का दुर्दशा। बोला हम जानते हैं लेकिन इतना बड़ा इसका चक्र है कि हम इसको तोड़ नहीं सकते, लेकिन हम लोग की लड़ाई से 63 स्कूल हम खोल नहीं सके, लेकिन 43 स्कूल को हम लोगों ने वहाँ लड़ करके खुला और पहाड़िया समुदाय के बच्चे पढ़े। लेकिन फिर क्या हुआ, जो भाषा का बात तन्मय ना उठा रहे थे, तन्मय भी भाषा का सवाल साथी मर्ज। अब संथाली बच्चे हैं उनको पढ़ाते कौन है? हिंदी भाषी बिहार के टीचर। पहाड़िया बच्चों को कौन पढ़ाते हैं? हिंदी भाषी बिहार वाले टीचर, अधिकतर बिहार के टीचर। वो क्या बोलते हैं, हम जब साइंस टीचिंग पर वहाँ काम शुरू किए, क्योंकि ट्राइबल बच्चे साइंस पढ़ते ही नहीं थे, तो हम लोग साइंस टीचिंग पर, साइंस एजुकेशन पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। तो टीचर का ओरिएंटेशन करना शुरू किया। तो एक टीचर, मोच वाला टीचर, हमको खड़ा करके बोला कि अरे संथाल लोगों को साइंस समझ में ही नहीं आता है, तो पढ़ेंगे कैसे? मेरे को गुस्सा है, हम बोले कि तुमको संथाली समझ में आता है? इस बच्चा को कहते हो हिंदी समझ में नहीं आता है, तुम हर महीना तुम्हारा तनख्वाह 1.25 लाख रुपया है और तुमने आज तक संथाली नहीं समझा, तो संथाली बच्चों को तुम पढ़ाओगे? ये सवाल है भाषा का और कल्चर का, जो तन्मय का कह रहे थे। सवाल सिर्फ बंगाली समाज का नहीं है, बल्कि ट्राइबल समाज का जो भाषा है उसका आज सवाल है। और आजादी के 77 वर्ष के बाद भी उनको पढ़ने का अधिकार नहीं मिला, क्योंकि हम जब दिल्ली जाते हैं तो मेरा जो तथाकथित अंग्रेजी वाला प्रगतिशील लोग हैं उनके सामने हिंदी बोलने से हमको 1 नंबर का लोग समझता है, तो उसी ढंग से वहाँ समझता है उस टीचर लोग की संथाली बच्चा पढ़ता है। वही जब हम त्रिपुरा में गए, त्रिपुरा के क्वाई में हमने 2 साल काम किया साइंस टीचिंग में। जब वहाँ के बच्चों में गए तो कॉकब्रोक बच्चे थे, कॉकब्रोक ट्राइब्स, वो बच्चे 9th क्लास के बच्चे बंगला नहीं जानते। अब वो बंगला 9th क्लास में बंगला नहीं जानते तो पूरा मैट्रिक का क्लास कैसे पढ़े? हमने वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर से बात किया कि आपके टीचर को 6 महीना कॉकब्रोक सिखाएंगे, अगर वो कॉकब्रोक सीख जाएगा तो बच्चों को पढ़ा सकेगा और कॉकब्रोक बच्चे रिजल्ट अच्छा है। उनको बड़ा गुस्सा आया, हम प्रगतिशील सरकार क्या कीजिएगा, कहाँ बात कीजिएगा? वहाँ की एजुकेशन में, और जब ट्राइब्स एजुकेशन में नहीं आएगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई, उसको आप रोक नहीं सकते। तो भाषा का लड़ाई और संस्कृति का लड़ाई एक जगह सिर्फ विस्थापन नहीं है, बल्कि शिक्षा में भी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम अभी शिक्षा में बात कर रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास दूसरे तरफ भागा। मिडिल क्लास आज के समय भागा कहाँ है? अंग्रेजी में। उनको
मातृभाषा का जो संकट है, हम लघु पत्रिका का सम्मेलन कर रहे हैं क्योंकि आगे इस समय सबसे बड़ा चुनौती पढ़ाई का है, जिसका आप सुबह से बात कर रहे थे बच्चों के बीच में। तो विस्थापन का लड़ाई कॉर्पोरेट के साथ है, यहाँ के व्यवस्था के साथ है, और इसके साथ आप भाषा और संस्कृति दोनों को जोड़ सकते हैं। और हम समझते हैं कि जो 2 दिन का है हमारा लघु पत्रिका का सम्मेलन, इस सम्मेलन में जो विभिन्न बहुत सारे लेखक आए हैं, बहुत सारा किताब आए हैं, इनको रीराइटिंग करना। और 2 मिनट हम लेंगे कि हम लोगों ने अपने भारत ज्ञान विज्ञान समिति से काम किया, हम सरकार के साथ कुछ दिन काम किए थे 96 तक, और उसमें हम लगभग उस समय 15 करोड़ लोग साक्षरता केंद्र में आए थे लिटरेसी में, और 1.5 करोड़ वॉलंटियर्स को फ्री पढ़ाया। माना जाता है कि वो दूसरी आजादी का लड़ाई था, बाद में सरकार से हमारी लड़ाई भी, हम उनसे अलग हुए, लेकिन हम शिक्षा में काम करते रहे। तो शिक्षा में जब हम लोगों ने पढ़ाया प्राइमर, तो न्यू लिटरेट को कैसे होते, क्योंकि आप लेखक है, लघु पत्रिका के बारे में काम करते हैं कि जो नवसाक्षर निकल करके आए, एडल्ट नवसाक्षर, वो कैसे आगे बढ़े। उसके लिए बहुत सारा पुस्तक हम लोगों ने निर्माण किया। उसमें विष्णु नागर, अरविंद गुप्ता बच्चों के बीच काम करते हैं, बहुत सारा किताब हमारे पास है। विष्णु नागर एक किताब लिखे, पुलिस और हम, और वो पुलिस और हम लोगों ने एक कार्यक्रम शुरू किया, जनवाचन आंदोलन में किताबों को एडेंडम के बीच पढ़ना और उसका डिस्कशन करना। हमारे कमलेश है, ये है, हमारे उदय के जी, हम लोगों ने उत्तराखंड के भी हरिद्वार